हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए कुछ बेहद खौफनाक और सच्ची घटनाएं लेकर हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। हमारी पहली कहानी का नाम है घूंघट। मनोज अपनी दुकान को हर रोज़ रात 12 बजे तक खुली रखता है। मनोज का एक छोटा सा धंधा है। वो फ्रिज, मोटर, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि बेचता है और ठीक करता है। मनोज के साथ दुकान में उसका सहायक मित्र भी है जिसका नाम अतुल है। मनोज अपने काम में लगा हुआ था। रात के 11 बजे थे। आसपास की सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। अब खुली थी तो बस इनकी दुकान। काम करते हुए मनोज की नज़र सामने की गली पर पड़ी, जिसके बाहर आधा घूंघट किए एक औरत खड़ी थी, जिसके होठों पर मुस्कान थी। मनोज अपने काम को छोड़ एकटक उसे देखता रहा। फिर मनोज ने ज़्यादा न सोचा और अपने काम में लग गया। काम करते करते उसे 1 घंटा बीत गया और दोबारा उसकी नज़र उसी गली के कोने पर पड़ी जहाँ वो औरत अब भी खड़ी थी। उसके होठों पर अब भी हल्की हल्की मुस्कान थी। उसने अपने मित्र अतुल को इसके बारे में नहीं बताया। अब घड़ी में 12 बज रहे थे। वो औरत मुड़ी और उस खाली सुनसान गली की तरफ चल पड़ी। अगला दिन रात के 10:30 बज रहे थे। मनोज उस गली को निहार रहा था, मगर आज वो औरत उस गली के कोने पर नहीं खड़ी थी। मनोज का काम में ध्यान कम था और उस गली की तरफ ज़्यादा। उसे बार बार उस गली की तरफ निहारते हुए देख अतुल ने पूछा, क्या हुआ भाई? मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तेरी नज़र बाहर की तरफ गड़ी रहती है। आखिर क्या है वहाँ? कुछ नहीं भाई, बस। मनोज ने अतुल के सामने उस औरत का जिक्र नहीं किया। घड़ी में जैसे ही 11 बजे वो औरत फिर से वहाँ आकर खड़ी हो गई। आज भी वो इसी दुकान की तरफ देख रही थी और मनोज की तरफ मुस्कुरा रही थी। मनोज कुछ कुछ काम करता और कुछ कुछ उसे देखता रहता। जब घड़ी में 12 बजे तो वो मुड़कर वापस उस खाली सुनसान गली की तरफ जाने लगी। मनोज का चेहरा बता रहा था कि मानो मनोज उसे यही खड़े देखना चाहता हो। जाते हुए उस औरत की पायल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अतुल, मैं अभी आता हूँ, ज़रा तू संभाल। इतना कहकर मनोज उस औरत के पीछे जाने लगा। अबे, कहाँ जा रहा है? अब दुकान बढ़ाने का समय है, अतुल ने पीछे से कहा। मगर मनोज अनसुना कर उस गली में चला गया। गली में कोई शोर नहीं था। दोनों तरफ से खिड़कियां, दरवाजे बंद थे। ऐसे में सिर्फ आवाज़ थी तो उस औरत के पायल की, छन छन छन। मनोज को ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि ये औरत कुछ और भला भी हो सकती है। उस औरत ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और मनोज की तरफ मुस्कुराई। फिर वो दाहिने तरफ वाले दरवाजे में चली गई। पहले तो मनोज खड़ा उसे देखता रहा। जब वो दरवाजे के अंदर चली गई तब वो दौड़कर उस दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक आदमी ने खोला। बोलिए, क्या चाहिए? मनोज ने इस व्यक्ति की बात का जवाब नहीं दिया और इस आदमी के पीछे निहारने लगा। मनोज को यहाँ कच्ची कच्ची स्मेल आ रही थी। अरे, क्या ढूंढ रहे हैं आप? ज़रा बताएंगे? उस आदमी ने पुनः पूछा। मनोज का ध्यान हुआ। जी लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ, माफ़ करना। और इतना कहकर मनोज वहाँ से चल पड़ा। वो आदमी भी मनोज की ऐसी हरकत देखकर सोच में पड़ गया था, मगर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अगला दिन मनोज को पता था कि आज फिर वही वाक़यात दोबारा होने वाला है, पर वो क्यों उसकी दुकान के सामने हर रोज़ 11 बजे आकर खड़ी हो जाती है, ये समझ नहीं आ रहा था। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। रात के 11 बजने में 1 मिनट बाकी था और मनोज की नज़र उस गली के छोर पर टिकी थी। पायल की आवाज़ आने लगी और वो औरत उस गली के छोर पर आकर खड़ी हो गई। हर रोज़ का सिलसिला शुरू हुआ। वो औरत मनोज की तरफ मुस्कुराने लगी। मनोज बहुत देर तक उस औरत को देखता रहा, मगर अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि मनोज उस तरफ क्या देख रहा है, क्योंकि अतुल को गली के उस छोर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। क्या हुआ मेरे भाई? अतुल मनोज से कहने लगा।
कुछ दिन से मैं तुझे बदला बदला देख रहा हूँ। तेरा काम में ध्यान नहीं रहता। आखिर बात क्या है? क्या ताड़ता रहता है गली की तरफ? मनोज अतुल की बातें सुनकर हैरान था। क्या तुझे उस गली की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हैरानी भाव से मनोज ने पूछा। मनोज की बात सुनकर अतुल उस तरफ की गली में ध्यान से देखने लगा। नहीं, क्या है उस तरफ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं। तुझे क्या दिखाई दे रहा है उस तरफ? अतुल की बात सुनकर मनोज हैरत में था। गली के छोर पर जो औरत खड़ी थी वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। अब अगर ये बात मनोज अतुल को बताता तो अतुल उसका मजाक उड़ाता। अतुल मनोज की बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मनोज ने इस बात को छुपाया। अगर तुझे कुछ नहीं दिख रहा तो मुझे क्या खाक दिखेगा? चल अब काम पर लग जा, मनोज ने कहा और दोनों अपने काम पर लग गए। अतुल अभी भी यही सोच रहा था कि ये उस गली के छोर पर क्यों ताड़ रहा है। कुछ देर बाद मनोज फिर से उस औरत को घूरने लगा और पास बैठा अतुल मनोज को देख रहा था। पूरे 12 बजने पर वो औरत वापस मुड़ी और उसी सुनसान गली में चल पड़ी। मनोज ने आज उसका पीछा नहीं किया। मनोज को पता था कि आज फिर वही वाकया दोबारा होगा। अगला दिन 11 बजे फिर से वो गली के छोर पर आकर खड़ी हो गई और जब उसका जाने का वक्त हुआ तो वो सुनसान गली की तरफ नहीं मुड़ी, वो दूसरी तरफ जाने लगी। ये देखकर मनोज हैरान था। मनोज के मन में ये जिज्ञासा हुई कि वो आज दूसरी तरफ क्यों जा रही है। अतुल, ज़रा देखना, मैं अभी आता हूँ। अपने दोस्त से ये कहकर मनोज औरत का पीछा करने लगा। अब तो अतुल को भी ये जानना था कि आखिर मनोज को 12 बजे क्या सूझती है जो उसे दुकान पर अकेला छोड़कर वो चला जाता है। इसीलिए अतुल दुकान को बढ़ाकर मनोज का पीछा करने लगा। मनोज कुछ देर पीछा करते करते खाली और सुनसान रास्ते पर पहुंच गया था। बीच में वो औरत पीछे मुड़कर मनोज को निहारने लगती, लेकिन मनोज के मन में ज़रा भी डर नहीं था। कुछ दूरी और चलने पर इस सुनसान जगह में एक हवेली आई। बहुत डरावनी हवेली थी ये। मनोज की तरफ देखती हुई वो औरत उस हवेली में चली गई। मनोज भी दौड़कर उस हवेली के गेट पर पहुंचा। हवेली के गेट पर ठाकुर रणधीर सिंह लिखा हुआ था। मनोज ने इस हवेली का गेट खोला और अंदर चला गया। अतुल भी मनोज के पीछे पीछे था। उसने भी गेट पर आकर ठाकुर रणधीर सिंह का नाम पढ़ा और सोचने लगा, भला रात को 11 बजे इसे ठाकुर रणधीर सिंह की हवेली में क्या काम है। अतुल बड़बड़ाया और मनोज के पीछे चल पड़ा। मनोज ने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मनोज ने पुनः प्रयास किया और दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके सर पर लाल पगड़ी थी, सफ़ेद सफ़ेद और बड़ी बड़ी मूछ दाढ़ी थी। शरीर थोड़ा झुका हुआ था। बोलो बेटा, क्या काम है तुम्हें इतनी रात को? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मनोज से पूछा। अब मनोज के पास पूछने को कुछ नहीं था। उसे उम्मीद थी कि दरवाज़ा वही औरत खोलेगी, मगर दरवाजे पर तो अधेड़ उम्र का आदमी था। वो बाबा, वो मैं तो बस, मनोज के मुंह से लड़खड़ाए हुए शब्द निकल रहे थे। मैं बताता हूँ बाबा, पीछे से अतुल बोला। इसे खामखा रात को लोगों की नींद खराब करने में मज़ा आता है। अरे अतुल, तू यहाँ और दुकान पर कौन है? मनोज ने हैरानी से पूछा। दुकान को मैं बढ़ाकर आया हूँ तेरी हरकत देखने के लिए। देखना चाहता था भला क्या ज़रूरी काम है इतनी रात को तुझे, और देख लिया तू रात को लोगों की खामखा नींद खराब करता है। अरे नहीं, मैं काम से ही यहाँ आया था, मनोज ने बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा तो बता क्या काम है तुझे यहाँ? क्या तू बाबा को जानते हो? नहीं, पर वर कुछ नहीं। अब चलो मेरे साथ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए। ज़्यादा काम की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा है। इतना कहकर अतुल मनोज का हाथ पकड़ उसे वापस ले जाने लगा कि मनोज ने मुड़कर वापस हवेली के अंदर की तरफ देखा। उसे एक औरत की फ़ोटो टंगी हुई नजर आई। 1 मिनट रुको अतुल, मनोज ने अपने आप को छुड़वा कर कहा और वापस हवेली के गेट पर बाबा की तरफ आ गया। बाबा, वो तस्वीर किसकी है? मनोज ने उस तस्वीर की तरफ इशारा किया। बाबा ने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, बेटे, ये तस्वीर मेरी बेटी की है जो 1 महीना पहले गायब हो गई और उसका कोई पता नहीं। जंगल में उसके कपड़े खून से सने हुए मिले और हमने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया। शब्दों के साथ बाबा की आंखों से आंसू टपकने लगे। बाबा की बात सुनकर मनोज भी मायूस हुआ। बाबा, आपके साथ इस हवेली में और कौन कौन रहता है?
इस हवेली में सिर्फ 2 लोग रहते हैं बेटा, एक मैं और एक मेरा नौकर रोशन। रोशन सुबह 8 बजे आता है और रात के 8 बजे वापस चला जाता है। इस हवेली की देख रेख को सिर्फ हम 2 ही संभालते हैं। मनोज ने अपना दिमाग घुमाया और गहरी सोच में घुस गया। बाबा, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, मनोज ने बताया। बाबा हैरान थे क्योंकि मनोज यकीन के साथ ये बोल रहा था। बाबा मनोज को हैरानी से देख रहे थे। बाबा, आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी मुझे दिखाई देती है, मगर मेरे दोस्त को दिखाई नहीं देती। मैं अभी उसी का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, मनोज लगातार बता रहा था। और अतुल को भी समझ आ रहा था कि ये बार बार क्यों उस गली के छोर को देख रहा था। जैसे ही मैं हवेली के गेट पर पहुँचा तो वो गायब हो गई, मगर मैं अभी ये सोचकर हैरान हूँ कि वो मुझे बार बार क्या इशारा देने की कोशिश कर रही है। बाबा को मनोज की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर भी बाबा की आंखों में यकीन था। अगर वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है तो इसका भी कोई कारण हो सकता है। बाबा, वो कुछ बताना चाहती है। क्या क्या बताना चाहती है बेटा? आपकी बेटी की आत्मा भटक रही है बाबा, और ऐसा तभी होता है जब अंतिम संस्कार ना हुआ हो, मनोज बता रहा था। तुम सही हो बेटे, मगर मेरे पास सिर्फ उसके खून से सने कपड़े हैं और कुछ नहीं। मनोज ने याद किया कि जहाँ वो घूंघट वाली औरत उसे पहली बार ले गई थी, वहाँ उसे कच्ची कच्ची स्मेल आ रही थी। बाबा, अगर अभी आप मेरे साथ चलो तो हमें कुछ मिल सकता है। बाबा एक बार के लिए तो सोचने लगे, फिर मनोज के साथ चल पड़े। मनोज ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद उसी आदमी ने दरवाज़ा खोला। इसने मनोज को पहचान लिया था। तुम दोबारा फिर से आ गए? आखिर क्या काम है तुम्हें यहाँ? मनोज को देखते ही उस आदमी ने कहा। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे कोई काम नहीं है, मगर इनको है। मनोज ने एक तरफ इशारा किया और उधर से बाबा निकल कर आए। बाबा को देखकर वो आदमी चौंक गया और उसने झटाक से अपना दरवाज़ा बंद करना चाहा। बाबा ने भी इस आदमी को पहचान लिया था। ये वही आदमी था जिसने वो खून से सने हुए कपड़े बाबा को दिए थे। इससे पहले कि वह आदमी दरवाजे को अच्छी तरह बंद करता, मनोज ने एक ज़ोर से लात मारी और दरवाजे को खोला। वो आदमी दूर जाकर गिरा और तीनों, बाबा, मनोज और अतुल, अंदर घुस गए। मनोज अपने साथ पुलिस को लेकर भी आया था। साथ ही वो पुलिस भी अंदर घुस गई। अंदर घुसते ही पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया जिस कमरे की तरफ से वो स्मेल आ रही थी। मनोज ने उस कमरे की तरफ देखा। उस कमरे के नीचे से खून बाहर आ रहा था और बहुत सारा खून बाहर इकट्ठा भी हो रहा था। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों ने भी ये देखा और झट से उस दरवाजे का ताला तोड़ा। और ताला तोड़ते ही सामने जो देखा, उसे देखकर सभी चौंक गए। इस कमरे में लाशों की बहुत ऊंची ढेर पड़ी हुई थी और उन्हीं लाशों में बाबा को अपनी बेटी की लाश दिखी और बाबा वहीं घुटने टेक कर रोने लगे। हैरत की बात तो ये थी कि वो सभी लाश लड़कियों की थी। मनोज को पायल की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ बाहर से आ रही थी। मनोज दौड़कर बाहर की तरफ गया और दूर वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी, मगर अब उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी। उस औरत ने अपना घूंघट ऊपर उठाया। ये वही औरत थी जिसकी तस्वीर मनोज ने हवेली में देखी थी। धन्यवाद। और बस इतना कहकर वो औरत मुड़कर चल पड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। मनोज की आंखों में भी आंसू थे, मगर उसे खुशी थी कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। ये खूनी सरफिरा था। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला इसे एक लड़की ने धोखा दिया था। उस धोखे की चोट अभी तक इसके दिमाग पर अटकी हुई थी, इसीलिए ये लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उन्हें बुरी तरह मार कर एक कमरे में बंद कर देता था। तो अब सुनते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी, खूनी ढाबा। उस रोज़ बारिश बहुत ज़ोरों से बरस रही थी। चारों तरफ घने अंधेरे छाए हुए थे। उसी अंधेरे में रमेश की कार इस घने अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, जिसे खुद रमेश ही चला रहा था। और बगल वाली सीट पर उसकी पत्नी पूजा बैठी थी, जो एक नामी चैनल की जर्नलिस्ट थी। बोला था ना दोपहर में ही घर के लिए निकल जाने को, अब रात हो गई ना, और ऊपर से मौसम भी खराब हो गया। रमेश ने चिड़चिड़े आवाज़ में अपनी पत्नी पूजा से बोला। माना कि मुझसे लेट हुई, लेकिन वो भी तो ठीक समय था। वो रास्ते में जाम के कारण ही तो लेट हुआ ना, और ऊपर से तुम ये पता नहीं कैसे रास्ते में गाड़ी को ला दिए हो, जहाँ कोई परिंदा तक भी नहीं है। खुद पर गुस्सा करो ना,
क्यों नहीं करते? अपनी गलती किसी को नज़र क्यों नहीं आती? पूजा मानो एकदम बड़बड़ाए जा रही थी। रमेश, अब चुप भी करो। चलो माना कि ये भी मेरी गलती थी, अब शांति से गाड़ी तो चलाने दो। और हाँ, ये रास्ता शॉर्टकट है, इससे हम पहले पहुँचेंगे। गाड़ी तेज़ गति से सुनसान सड़क पर बढ़ते जा रही थी, जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। अचानक से चलते चलते गाड़ी की हेडलाइट बंद हो जाती है, जिससे रास्ते में फैली रोशनी एकदम से अंधेरे में बदल गई। ऐसा होने से गाड़ी के तेज़ गति के कारण रमेश अपना संतुलन खो बैठता है, जिससे रास्ते का अंदाज़ा न होने के कारण गाड़ी ज़ोरदार झटके के साथ एक पेड़ से टकरा गई और गाड़ी वहीं बंद हो गई। ये घटना इतनी अचानक से हुई कि किसी को भी संभलने का वक्त नहीं मिला। चारों तरफ घोर अंधेरा और गहरी काली दिखने वाली रात अब इन दोनों को भी अपने आगोश में ले चुकी थी। अब बारिश और तेज़ हो चुकी थी। बादलों की सींग गर्जना मानो कानों के पर्दे फाड़ दे। रह रहकर तेज़ आवाज़ के साथ बिजली चमक रही थी, जिससे कुछ क्षण के लिए रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती और जंगल के भयानक दृश्य को चित्रनग्न आँखों में उभार देती। ऊपर से जंगली जानवरों की आवाज़ें मानो पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। हे भगवान, ये कैसी विपदा में डाल दिया। रमेश बुदबुदाया जा रहा था। अब उसके सामने वो स्थिति थी कि बिना बाहर निकले काम नहीं चलने वाला था। वो कहते हैं ना, बिन कोशिश कुछ काम न साधे। बिल्कुल वही स्थिति सामने थी। कोशिश भी ऐसी कि जिसे करने में शरीर का रोम रोम कांप जाए, लेकिन करनी तो पड़ेगी ही। बिना इस भयानक जंगल से निकले जंगल में रात भर जीवित नहीं रहा जा सकता, क्योंकि रमेश को चोर लुटेरों का डर सता रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे और बहुत सारे गहने जेवर थे। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि इस जंगल में उसे इंसानी चोर से नहीं बल्कि ऐसी शक्तियों से सामना होने वाला है जिसका भय वो सारे जीवन नहीं भूल सकता। इन सबसे अनजान वो कार के दरवाजे को खोलता है, गाड़ी की दशा देखने जाने के लिए। दरवाजे की तरफ मुड़ते ही अचानक रमेश को लगता है कि खिड़की के शीशे से दो अंगार बरसती लाल निगाहें उन पर अपनी नज़र रखी हुई थी, जिसे देख वो एकदम से डर जाता है। उसका शरीर भय से एक पल के लिए कांप जाता है और उसके मुख से अचानक एक ज़ोरदार चीख निकल पड़ती है। क्या हुआ रमेश? पूजा घबराए हुए पूछती है। कुछ पल के लिए रमेश कोई जवाब नहीं देता और जब सच बोलता है तो पूजा बिल्कुल निर्जीव सी होकर उसे देखे जा रही थी। अब रमेश से ज़्यादा उसके ऊपर डर सवार था। उसका शरीर कांप रहा था। रमेश के बार बार बोलने के बाद भी उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बिल्कुल एक काठ की मूर्ति की तरह। ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसकी जान निकल चुकी है। ये देख रमेश और घबरा जाता है और तब रमेश को लगा ऐसी बातें इसे नहीं बतानी चाहिए थी। फिर वह बातों को बदलने की कोशिश करने लगा। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, इतना पढ़ा लिखा होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास कर रहा हूँ। ये तो मेरा सिर्फ वहम था। और पूजा, तुम भी मेरी इन फालतू की बातों में आ गई यार। तुम खुद एक जर्नलिस्ट हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, पर ऐसी बातों पर विश्वास कर रही हो। और ज़रा सोचो, कौन इतनी तेज़ बारिश में रहेगा, ऊपर से इतनी रात को। यार, भूतों को भी तो बारिश से बचना पड़ेगा ना, बेचारे गीले हो जाएंगे। ये बोलता हुआ अपने मुंह पर एक छोटी मुस्कान लाकर रमेश ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यह महज एक भ्रम था, लेकिन डर उसके अंदर भी बैठ गया था। करे भी तो क्या करे, लेकिन पुरुष ही तो था। और एक स्त्री अपने पति के साथ हो और पत्नी के डर में यदि पति भी शामिल हो जाए, तब तो पत्नी का सहारा ही खत्म हो जाता है। ये दुनिया की रीत है। अच्छा छोड़ो इन फालतू की बातें, मैं देखता हूँ गाड़ी को क्या हुआ है। नहीं, तुम अभी मत जाओ, अभी मुझे डर लग रहा है। जब सवेरा होगा तो हम देखेंगे, पूजा बोले जा रही थी। अरे बाबा, रुक जाता हूँ, पड़े रहेंगे हम रात भर यहीं। यार, तुम भी ना दिन रात लोगों को अपने पकाऊ खबरों से मूर्ख बनाती रहती हो, और आज तुम मेरे इस फालतू की बातों से मूर्ख बन रही हो। रमेश बोला। अच्छा, मैं लोगों को मूर्ख बनाती हूँ? पूजा चिढ़ते हुए बोल रही थी। अब दोनों हंसते हुए एक दूसरे का मजाक उड़ाए जा रहे थे। रात्रि अपनी चरम स्थिति यानी मध्यस्थता से गुजर रही थी। अब तापमान भी घटता जा रहा था, जिससे ठंड की अनुभूति ज़्यादा होने लगी थी। दोनों एक दूसरे से बातें करते और भी नज़दीक आ चुके थे। अब दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट आसानी से महसूस कर रहे थे। जैसे वो और करीब हुए, तभी एक ज़ोर का झटका कार में लगा। ऐसा लगा मानो कोई भूकंप का झटका हो। दोनों
इस झटके से एकदम सहम गए। दोनों ये सोच रहे थे आज उनके साथ ये हो क्या रहा है। कुछ पल अचेत बने रहने के बाद कोई हरकत नहीं हुई। अब बारिश रुक चुकी थी, लेकिन ठंडापन मौसम में बना हुआ था। अचानक से दोनों की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर जाती है जो कार के थोड़े ही दूरी से हाथों में लालटेन लिए रोड क्रॉस कर रहा था। उसे देख इन्हें कुछ मदद की आशा जगी। रमेश के मानो चिंता की लकीरें ही मिटने वाली थी कि तभी पूजा बोल पड़ी, इतनी रात में ये बूढ़ा व्यक्ति कहाँ जा रहा है और यहाँ दूर दूर तक कोई गांव भी नज़र नहीं आ रहा। पूजा की बातें रमेश को ठीक तो लगी, पर पूरी ठीक नहीं लगी, क्योंकि उसे सिर्फ यहाँ से ठीक ठाक घर पहुँचना था, वो भी सुबह होने से पहले। कई दिनों से छुट्टियाँ मनाने दोनों पति पत्नी उत्तराखंड की सैर पर निकले थे। जितने दिन की रमेश ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, उससे वो 2 दिन लेट था। बॉस के बार बार कॉल्स आ रहे थे। उसने कल सुबह निश्चित ऑफिस जाने का वादा भी कर दिया था। यदि वो समय पर नहीं पहुंचता तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाने वाली थी। नहीं यार, आसपास कोई गांव होगा। जंगली इलाके में ऐसे ही गांव होते हैं। जंगल के कारण पता भी नहीं चलता कि यहाँ गांव भी है। रमेश पूजा से निडरता से बोलता है। लेकिन रमेश, अभी जो झटका था वो क्या था? पूजा ने कहा। वो भूकंप ही होगा। ये सब पहाड़ों और जंगलों की आम बातें हैं। रमेश पूजा को समझाता है, लेकिन रमेश की बातें पूजा के पल्ले नहीं पड़ती। फिर भी रमेश उस बूढ़े से मदद की गुहार लगाने के लिए उतावला होता है। वो पूजा की पूरी बातें सुने बिना ही कार के दरवाजे खोलता है और उस बूढ़े व्यक्ति की ओर ऐसे भागता है जैसे उसकी कोई सामने से ट्रेन छूट रही हो और वो यात्री बने उसके पीछे उसे पकड़ने को दौड़ लगा रहा हो। रमेश की मनोदशा ये बता रही थी कि वो कैसे इस घने अंधेरे जंगली मुसीबत से छुटकारा पाए। बिल्कुल ऐसे ही मनोदशा पूजा के साथ भी थी। दोनों जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे। रमेश के बाहर निकलते ही पूजा भी उसके पीछे भागने लगी। दोनों उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। रमेश ने आवाज़ लगाई, चाचा जी ज़रा ठहरिए। उनकी आवाज़ सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति रुक गया और एक विचित्र सी मुस्कान लिए पूछता है, क्या हुआ बेटा? उसकी आवाज़ में एक अजीब क्रूरता थी जिसे सुनकर दोनों के अंदर एक डर फिर से जन्म ले लेता है। उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो आधा जला हुआ हो। आंखें अंगारे बरसाती हुई प्रतीत हो रही थी। रमेश को भी उसका चेहरा देखा हुआ सा लग रहा था। इन आंखों को कहीं देखा है, उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके मस्तिष्क में वो पुरानी जगह याद नहीं आ रही थी जहाँ उसने उस बूढ़े व्यक्ति जैसी आंखें देखी हो। खैर, इन सब बातों को किनारा करते हुए रमेश ने पूछ लिया, बाबा यहाँ आसपास कोई गैरेज है क्या जहाँ से मैं मैकेनिक को लाकर अपनी गाड़ी बनवा सकूँ? नहीं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई गैरेज नहीं है। लेकिन तुम सब एक काम करो, यहीं से कुछ दूरी पर एक ढाबा है जहाँ पर तुम्हें रुकने की जगह मिल जाएगी, वहीं चले जाओ। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ रहे तो। इतना बोलकर वो बूढ़ा व्यक्ति चुप हो जाता है और फिर वो जंगल की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन उसके बोले तो का मतलब जानने की जिज्ञासा से घबराए हुए वो दोनों उसे आवाज़ लगाते हैं और वो बूढ़ा व्यक्ति बिना पीछे मुड़े दूर कहीं जंगल में उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है। ये दोनों पति पत्नी निराशा भरी नज़रों से सिर्फ उसे फिर से जंगल की ओर तलाश रहे थे, पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिला। उनकी अब बेचैनियाँ और बढ़ रही थी। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहीं रुका जाए या उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानी जाए। दोनों बस टकटकी लगाए एक दूसरे के चेहरे को निहार रहे थे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने सोचने की क्षमता ही खो बैठे हों। न चाहते हुए भी उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति के बताए बातों को मानना था। इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक रास्ता यानी गाड़ी में ही रुकना बचा था। उस पर भी बूढ़े ने कुछ नकारात्मक सोच लगा दी। दोनों पति पत्नी आगे क्या करना है इसके बारे में मंथन कर रहे थे। चारों तरफ फिर से एक डरावना सन्नाटा छा गया, ऐसी भयानक खामोशी जिसमें एक दूसरे की सांसों की आवाज़ें भी आसानी से सुनी जा सकती थी। तभी इस डरावनी खामोशी को चीरता हुआ रमेश बोल पड़ा, चलो एक बार उस बेचारे बूढ़े की भी बातें मान कर देखते हैं। चलते हैं उस ढाबे की ओर। तुम्हें क्या लगता है, उसकी बातें माननी उचित है? क्या तुम्हें उसकी आंखों में वो धधकती ज्वाला नहीं दिखी जो हमें अपना निशाना बनाए हुए थी? रमेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूजा डरते डरते बोले जा रही थी। पूजा, अब ऐसे ही डरने से कुछ हो सकता है तो बोलो।
और उस व्यक्ति के बताए रास्ते के अलावा भी और कोई उपाय है क्या जिससे हम दोनों सुरक्षित घर पहुंच जाए? रमेश ने सवालिया अंदाज में पूजा से पूछा। पूजा ने सिर ना में हिलाकर रमेश के प्रश्नों का जवाब क्षण भर में दे दिया। अब दोनों उस बूढ़े के बताए दिशा में बढ़ने लगे जहां उसने ढाबा होने की बात बोली थी। कुछ ही दूरी तय करने पर एक रोशनी सी दिखी। शायद ये एक लालटेन की रोशनी थी। दोनों के अंदर कुछ हिम्मत आई क्योंकि ये महज एक रोशनी नहीं बल्कि उनके सुरक्षित होने की एक आशा की किरण भी थी। लेकिन ये सिर्फ इनकी समझ से, और दूसरी बात उस बूढ़े व्यक्ति की बातें सत्य साबित हो रही थी। दोनों उस रोशनी की ओर तेजी से बढ़ते रहे और कुछ ही पलों में वो उस ढाबे के करीब थे। ढाबा बाहर से बहुत पुराना जान पड़ रहा था। बाहर एक लालटेन टंगी हुई थी जिसकी रोशनी ढाबे के अलावा महज कुछ ही दूरी तक सीमित थी, लेकिन वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। इस ढाबे को देखकर ऐसे लगता था कि वर्षों से यहाँ कोई इंसान का आगमन ही ना हुआ हो। सभी दीवारों पर मकड़ी के जाले फैले हुए थे, लेकिन एक खास बात थी। इस ढाबे में अंदर 2 रूम बने हुए थे जिसके दरवाजे बहुत पुराने थे। दरवाजे में कई छेद भी थे जिसके अंदर से बाहर की ओर रोशनी आ रही थी, जो वहाँ किसी के होने की मौजूदगी थी, जिसे देख दोनों अंदर जाने की हिम्मत जुटाते हैं। दरवाज़ा भीतर से बंद था। रमेश ने पहले आवाज़ लगाई पर कोई नहीं आया। कुछ कोशिश करने के बाद दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुलता है। अंदर से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पुरानी शॉल ओढ़े हुए बाहर आता है। वो व्यक्ति देखने में एकदम ऐसा लग रहा था जैसे सालों से नहाया ना हो। उसका चेहरा तो मासूम लग रहा था। गालों पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन आंखें मानो जलती हुई चिता की अंगारें उसमें समाई हो। निकलते ही मुख पर एक तीखी मुस्कान लिए बोल पड़ा, आइए आइए, आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहा हूँ कब से। इंतज़ार, वो भी हमारा? रमेश चकित आवाज़ में उस व्यक्ति से पूछता है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ यात्रियों के इंतज़ार में ही बैठा रहता हूँ, उनकी मदद के लिए, उस व्यक्ति ने अपनी बातें बदलते हुए कहा। लेकिन अब पूजा और रमेश एक दूसरे को सहमे सहमे देखते रहते हैं। कुछ देर की शांति के बाद रमेश बोला, भाई साहब, हमें रात गुजारने के लिए एक कमरा आप दे सकते हैं क्या? रमेश के इस सवाल जैसे आग्रह पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो पहले ही बोल दिया कि हम यहाँ अनजान यात्रियों की मदद के लिए हैं। आप दोनों कमरे में से कोई ले सकते हैं। सदियों से यही तो करता आया हूँ। इस बार फिर उसकी बातों में एक पहेली थी जिसको सुलझा पाने में आधुनिक सोच वालों की बस की बात नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ मौज मस्ती और पैसों की चिंता होती है, बाकी इसके अलावा सब कुछ बकवास लगता है। बिल्कुल ऐसा ही रमेश और पूजा भी कल तक थे, लेकिन आज उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसे सिर्फ पुरातन सोच और ज्ञान से ही सुलझाया जा सकता है, जो इनके पास न मात्रा में थी। अब पूजा बोलती है, रमेश, इस वाले रूम में चलते हैं। ये कमरा वो नहीं था जिससे वो व्यक्ति निकला, बल्कि ये दूसरा कमरा था जिसकी हालत पहले वाले कमरे से कुछ अच्छी थी। शायद इसीलिए पूजा ने उसे ही चुना। रमेश भी हामी भरता है और दोनों एक दूसरे की सहमति से उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। कमरा बिल्कुल अंधेरे में था। रमेश ने उसी कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी सी लालटेन को जला दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। अब दोनों पति पत्नी एक अनजान जगह के अनजान कमरे में बंद थे। दोनों ज़मीन पर ऐसे ही लेट गए, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। दोनों ऐसे ही लेटे लेटे कमरे की छत को देखे जा रहे थे। तभी पूजा बोल पड़ती है, रमेश, क्या हम सही जगह पर हैं? रमेश, पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। रमेश इतना ही बोलकर अपनी खामोशी को फिर से स्थिर कर लेता है। कुछ ही देर अभी लेटे लेटे हुए थे कि तभी पूरा कमरा धुएं से भर गया और इस धुएं के साथ साथ एक अजीब सी गंध थी। दोनों घबरा कर उठे, जैसे उनको लगा कि कमरे में ही आग लग गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर पूजा कमरे के पीछे की तरफ की खिड़की को खोलकर चुपके से बाहर देखती है। सामने जो दृश्य था उसे देख मानो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो बेहोश होते होते बची। उसकी स्थिति देखकर रमेश भागा भागा उसके पास आया और उसे संभालने की कोशिश करता है। कुछ संभलने के बाद पूजा ने रमेश को खिड़की से बाहर की ओर देखने का इशारा किया। रमेश पूजा को संभालते हुए बाहर की ओर देखता है। सामने 2 चिताएं धधकती हुई जल रही थी, जिस पर पूजा और रमेश की अजली मृत शरीर उस चिता की धधकती ज्वाला में पूरी तरह राख होने को तैयार थे। लेकिन ये क्या, उस मृत शरीर को जलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसे जलाने वाला वही ढाबे का पता बताने वाला बूढ़ा व्यक्ति था। ये दृश्य
रमेश को भी चकित कर गया। दोनों पति पत्नी अपने आप को संशय भरी नज़रों से देखने लगे। वो ये नज़ारा देखकर हैरान थे कि जीवित व्यक्तियों के आंखों के सामने उसी के शरीर चिताओं पर जल रहे हैं। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों के रोम रोम भय से ऐसे कांपते हैं जैसे उनके शरीर से प्राण ही निकल रहे हो। अब दोनों ने ये जगह छोड़ने का निश्चय किया और जैसे वो दरवाजे की ओर बढ़े तभी दरवाज़ा अपने आप खुलता है और उनकी ओर अपने अंदर धधकते अंगार लिए दो निगाहें बढ़ती हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा रमेश ने गाड़ी के शीशे से देखा था। उसका शरीर पूरी तरह खून से लाल हो चुका था। उसके गले पर चाकू से कटे हुए एक बड़ा सा निशान था जिससे खून की फव्वारे उड़ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे इसे अभी ही किसी ने चाकू से मारा हो। उड़ते हुए खून के कुछ छींटे अब रमेश और पूजा के शरीर पर पड़ रहे थे और वह व्यक्ति अपनी इस भयानक काया को लेकर उनकी ओर मंद चाल से बढ़ते हुए जा रहा था। अब रमेश और पूजा की आंखों में डर के आंसू भर आए। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उस लाल खून से सने आंखों में अंगार लिए आदमी से अपने जीवन की भीख मांगते हैं। हमेशा मौज मस्ती और आधुनिक जीवन जीने वाला आज भगवान को ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था। तभी एक बार फिर से बहुत ज़ोरों से कड़कती आवाज़ के साथ बिजली चमकती है और काले बादलों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का वेग इतना प्रबल था कि उसके प्रभाव से बाहर जल रही चिता की लपटें शांत पड़े जा रही थी। लेकिन ये क्या, चिता की अग्नि जैसे जैसे कम होती जा रही थी वैसे वैसे सामने खून से लथपथ व्यक्ति गायब होता जा रहा था। कुछ ही देर के बाद अब बारिश की बूंदें पूजा और रमेश पर भी आनी शुरू हो गई। वो ढाबा और उसमें रह रहे इन भयानक आत्माओं का साम्राज्य अब गायब हो रहे थे। कुछ ही पलों के बाद अब रमेश और पूजा उस वीरान घने जंगल के बीचों बीच से गुजरती सड़क के किनारे थे और उनके साथ थी तो सिर्फ बारिश और ये घना जंगल और दूर एक पेड़ से टकराई उनकी गाड़ी। अब इन दोनों को थोड़ी हिम्मत आई। ये उसी जगह पर खड़े खड़े उस ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे जिसे आज तक तो इन्होंने देखा न था और न ही माना था, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास उन्होंने कराया था इन्हें। कुछ देर बारिश होने के बाद बंद हो जाती है। अब रात्रि समाप्त होने को थी। दिन का पहला पहर की शुरुआत होने वाली थी। पूरब दिशा में आकाश का रंग लाल होने लगा जिसे देख दोनों के अंदर एक नई ऊर्जा फिर से आई। एक नए जीवन की शुरुआत के साथ चारों दिशाएं पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठी। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रमेश और पूजा की नई जीवन मिलने की खुशी में प्रकृति अपने मधुर गीत गा रही हो। रमेश और पूजा आज पहली बार उगते सूर्य को प्रणाम कर रहे थे और एक नए जीवन की उम्मीद लिए एवं मन में एक भयानक सपने को बसाए प्रसन्न मुद्रा में अपनी कार में जाकर बैठते हैं। कार जो एक पेड़ से टकराई थी, जो महज थोड़ी कोशिश में शुरू हो जाती है और वो दोनों फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, हम हमेशा मुसीबत में अपने भगवान, अपने ईश्वर को याद करते हैं, तो हमें हमेशा उन पे विश्वास और आस्था बनाए रखनी चाहिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।